हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रदर्स एकेडमी। तो आज हम करेंगे क्लास 10 का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द लेटर टू गॉड। द लेटर टू गॉड के राइटर हैं जीएल फ्यूएंट्स। और जीएल फ्यूएंट्स एक मैक्सिकन राइटर, पोएट और जर्नलिस्ट हैं और जो ज़्यादातर शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं। तो हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे एक फार्मर जिसका नाम था लैंचो, वो गॉड को लेटर लिखता है क्योंकि उसकी जो फील्ड थी वो हेल स्टॉर्म की वजह से पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो वो गॉड को लेटर लिखता है कि गॉड प्लीज हेल्प मी। तो और इस चैप्टर की एंडिंग काफी ज्यादा फनी भी है, कह सकते हो फनी भी है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और थोड़ी अलग भी है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो स्टार्ट हुआ है चैप्टर कि बोल रहा है कि जो लैंचो का हाउस था वो एक लो हिल के ऊपर था। सैट ऑन अ लो क्रेस्ट ऑफ, जैसे ये क्रेस्ट है तो लो क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल मतलब है कि क्रेस्ट मींस टॉप ऑफ अ लो हिल। तो जो लैंचो का हाउस था वो एक लो हिल के ऊपर था और उस हाइट से वो एक रिवर जो उनके साइड, घर के साइड में से फ्लो करती थी और उनका जो कॉर्न का फील्ड था, डॉटेड विद कॉर्न फील्ड डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट का मीनिंग है डॉटेड मींस कि फुल ऑफ। तो जो उनका फील्ड था वो हमेशा फुल रहता था कॉर्न के फ्लावर्स से और हमेशा एक गुड हार्वेस्ट उनको प्रोवाइड करता था। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. तो बस एक इस साल भी उनका जैसे हमेशा काफी अच्छा जो उनका हार्वेस्ट होता था हर साल, तो इस साल भी काफी अच्छा था। बस उनको एक चीज की जरूरत थी, वो था डाउनपोर मींस रेन, हैवी रेन या फिर रेन कह सकते हो। तो उनको सिर्फ एक डाउनपोर या फिर रेन की जरूरत थी और ताकि उनका जो फील्ड था वो काफी अच्छे से ग्रो हो जाए। So throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो लैंचो एक फार्मर था तो उसने पूरी साल मेहनत की थी तो वो रेन का काफी वेट कर रहा था। तो जो सुबह से लैंचो कुछ नहीं किया था, लैंचो ने सिर्फ वो सुबह से अपने फील्ड को देखा जा रहा था कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से स्काई को देखा जा रहा था, फील्ड को, क्योंकि पानी की जरूरत थी तो ताकि बारिश आए और उसकी फील्ड अच्छे से ग्रो हो और उसकी जो पूरी साल की मेहनत थी वो सफल हो। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। तो फिर जब लैंचो है तो वो जब देखता है कि शायद इसमें लिखा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर मतलब बारिश आएगी, तो वुमेन से मतलब उसकी शायद वाइफ ही होगी वैसे तो, पर हाँ वाइफ ही होगी। तो फिर वो बोलता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। तो वो जब स्काई को देख रहा होता है तो शायद क्लाउड्स आ गए होंगे तो रेन आने वाली होगी। तो उसने अपनी वाइफ जो भी थी वो वुमेन उसको कहा कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि अब हमें अपनी फील्ड को ग्रो करने के लिए वाटर मिल जाएगा, मतलब बारिश हो जाएगी और अब क्या कहते हैं हमारे वो बहुत अच्छे से ग्रो होगा। और जो अंदर जो वुमेन जो सपर बना रही थी, तो मतलब खाना बना रही थी, वो रिप्लाई करती है यस गॉड विलिंग। तो मतलब यस गॉड विलिंग मतलब कि हाँ अगर भगवान चाहेंगे तो फिर the older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. तो जो उनके बड़े बेटे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे और जो छोटे थे, द स्मॉलर वंस, वो खेल रहे थे हाउस के पास, खेल रहे थे। और फिर उनकी जो मम्मी थी या वो जो वुमेन थी उन्होंने सबको डिनर के लिए बुला लिया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। तो अब जब वो खाना खा रहे थे तभी, डिनर कर रहे थे तभी, जैसा लैंचो ने प्रेडिक्ट किया था बादलों को, या फिर जो भी बादलों को देख के प्रेडिक्ट किया वैसे तो जैसे जो प्रेडिक्ट किया था कि रेन आएगी तो और फिर रेन
शुरू हो गई. Big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5." तो फिर अब नॉर्थ ईस्ट से बड़े बड़े जो बादल थे, क्लाउड्स थे, वो आते हुए दिख रहे थे उसको, और एयर भी बहुत फ्रेश और स्वीट, मतलब फ्रेश और काफी अच्छी एयर चल रही थी. और लैंचो था, द मैन वेंट आउट, मतलब लैंचो घर के बाहर गया ताकि वो उसका प्लेजर उठा सके, अपनी बॉडी पे फील कर सके रेन को, क्योंकि उसने पूरी साल मेहनत की है तो अब उसको फल चाहिए था, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की तो उसको फल तो चाहिए था. तो एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, "दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स." मतलब और फिर जब वो वापस आया, एक्सक्लेम्ड, मतलब एक्सक्लेम्ड, ये देखो लिखा हुआ है मैंने कि क्राई आउट, मतलब क्राई आउट कि उसने पूरी साल मेहनत की थी, तो अब खुशी में उसने एक्सक्लेम किया, मतलब बताया थोड़ा इमोशनल उसमें कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये फ्रॉम दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग द स्काई, कि रेन ड्रॉप्स स्काई से रेन ड्रॉप्स नहीं आ रही है, ये कॉइन्स हैं, ये न्यू कॉइन्स हैं, क्योंकि जब वो ग्रो कर जाएगा उनका, उससे पानी से जब ग्रो कर जाएगा, रेन से ग्रो कर जाएगा फील्ड, तो फिर उनको पैसा मिलेगा, उनकी पूरी साल की मेहनत जो थी वो सफल होगी, तो इसलिए उन्होंने उसको उससे कंपेयर किया है, कॉइन से कंपेयर किया है. तो इसलिए उन्होंने बोला है कि दीज आरंट रेनफॉल, दीज आर कॉइन्स. द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5. तो और जो बड़ी ड्रॉप्स हैं, मतलब जो बड़ी ड्रॉप्स थी वो 10 cent है, मतलब 10 cent वहाँ की एक, मतलब 10 सेंट जो है वहाँ की एक करेंसी है, तो इसलिए सेंट एक करेंसी है, तो जो बड़ी है वो 10 सेंट है, पीसेस हैं, और जो छोटे हैं जैसे वो है 5, जैसे हमारे यहाँ 10 का सिक्का होता है और 5 का सिक्का होता है, वैसे ही वहाँ 10, वहाँ उनकी जो वो है करेंसी वो सेंट है, तो वैसे ही 10 का सेंट पीसेस और उसका 5 का. पर वो का ये दिखाता है कि कैसे वो कितना खुश था, क्योंकि उसने पूरी साल मेहनत की थी और अब रेन आके उसको पैसा मिलता, तो इसलिए वो ये उसको कंपेयर कर रहा है कॉइन्स से. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. फिर है, फिर विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ उसने अपने फील्ड को रिगार्ड किया, और राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स. राइप देखिए, रिगार्डेड मतलब कंसिडर और थिंक ऑफ इन अ स्पेसिफिक वे, उसने मतलब उसके बारे में सोचा, अपने जो कॉर्न फील्ड था उसको, उसके बारे में सोचा, और फिर ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन. ड्रेप्ड मतलब एडॉन या कवर और रैप, मतलब उसके जो रेन आ रही थी तो उसका जो फील्ड था वो रेन के से कवर हो गया था, तो वो उसके बारे में सोच रहा था और उसको उसकी ब्यूटी देख रहा था. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. पर एकदम से काफी स्ट्रॉन्ग विंड आने लगी, और रेन के साथ साथ हेलस्टोन्स भी आने लगे. तो हेलस्टोन्स मतलब होता है बर्फ, जैसे बर्फ, ओले, बर्फ नहीं, वैसे ओले, जैसे ओले देखे होंगे आपने, तो फिर वैसे ही रेन के साथ साथ ओले भी बरसने लगे. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen peels. मतलब अब these truly did resemble मतलब have a similar appearance to or qualities to common with, मतलब resemble मतलब सेम दिखना, थोड़ा सेम क्वालिटीज या फिर सेम दिखना. तो अब ये जो बर्फ ओले थे, तो ये तो ये कॉइन यहाँ ये सिल्वर कॉइन्स की तरह दिखते थे, रिसेंबल दिखते थे, क्योंकि ओले थोड़ा शाइन भी उनकी तरह करते हैं और दिखते भी उन्हीं की तरह हैं. द बॉयज, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पील्स. जो उनके जो बेटे थे वो बाहर भागे
रेन में बाहर घर के बाहर, और उन्होंने फ्रोजन पील्स जो ओले थे उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चों को तो पसंद होता है मतलब ओले या फिर वो देखना। तो फिर वो भागे और उन्होंने वो उनको उठाना शुरू कर दिया। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। जो लैंचो था फिर वो बोलने लगा कि अब ये बहुत ही गंदी हालत होती जा रही है, और आई होप इट पासेस क्विकली, और मैं होप करता हूँ कि ये जल्दी से हट जाए, मतलब ये बंद हो जाए और वापस हमारे क्रॉप्स को कोई नुकसान ना हो। इट डिड नॉट पास क्विकली, इसका मतलब अब वो नहीं गया जल्दी, मतलब अब कुछ जल्दी खत्म नहीं हुई बारिश और जो ओले पड़ रहे थे। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. तो पूरे 1 घंटे के लिए ओले बरसते रहे उनके गार्डन, हाउस और कॉर्नफील्ड और सर हर जगह 1 घंटे तक लगातार ओले बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, पूरा फील्ड वो वाइट हो गया था ऊपर से, क्योंकि ओले बरसे थे तो उसके ऊपर वो बरसे थे तो उसके ऊपर रह गए थे, तो और वो पूरा जो उनका फील्ड था वो सॉल्ट की तरह दिख रहा था, क्योंकि सॉल्ट पूरा वाइट होता है, तो वैसे ही सॉल्ट की तरह दिख रहा था उनका पूरा फील्ड। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lancho's soul was filled with sadness. एक पत्ता भी नहीं बचा था, जो जितने भी सारे वहाँ ट्रीज थे उन पे एक पत्ता भी नहीं बचा था। इतनी बुरी तरीके से ओले और बारिश पड़ी थी कि अब एक लीफ भी नहीं बचा था ट्रीज पे। और जो द कॉर्न फील्ड वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो उनका पूरा कॉर्न फील्ड था जो उन्होंने मेहनत करके उगाया था, उनकी जो फसल थी वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी, पूरी खत्म हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, जो फ्लावर्स थे, कॉर्न फ्लावर्स थे, वो पूरे के पूरे मतलब पूरे खराब हो गए और चले गए थे प्लांट से। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, जो लैंचो का सोल था वो बहुत दुखी हो गया लैंचो उसको देख के। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of lactus would have left more than this." मतलब जब वो स्टॉर्म खत्म होने के बाद जब वो अपने फील्ड के बीच में जाके उसने देखा, तो फिर उसने अपने बेटों से कहा कि अगर अ प्लैग ऑफ लॉक्स, मतलब प्लैग मतलब अ डिस्ट्रक्टिवली, ये लॉक्स मतलब होता है कि इंसेक्ट्स होते हैं, जो जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं ना, जो कीड़े होते हैं जैसे जो प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो उनका भी अगर झुंड होता है तो वो भी इससे ज्यादा छोड़ जाता है। मतलब अगर एक जो कीड़े जो इनको डिस्ट्रॉय करते हैं, अगर वो भी आके इनके ऊपर हमला करते हैं और फिर भी इससे ज्यादा छोड़ जाता है, क्योंकि अब तो कुछ भी नहीं बचा था, मतलब पूरा खत्म हो गया था। The hail has left nothing. This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. The hail had left nothing. मतलब जो hail storms जो ओले थे उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा था, और इस साल उनके पास कोई कॉर्न नहीं होगा, मतलब उनकी पूरी फसल ही बर्बाद हो गई थी और कॉर्न तो खत्म। तो दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, वो जो रात थी वो काफी ज्यादा दुखी थे, वो जो लैंचो था वो काफी दुखी था और बहुत ही दुखी रात थी वो। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, जो उनकी जो पूरी मेहनत थी वो पूरी की पूरी बर्बाद हो गई थी। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, विल गो हंग्री दिस ईयर, अब हमारी कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं बचा है और हम इस साल भूखे ही मरेंगे, ऐसा लैंचो ने कहा। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God. Solitary मतलब existing, तो जो भी वहाँ लोग रहते थे उसके घर के पास रहते थे existing लोग, मतलब solitary people, जो जो भी वहाँ रहते थे उन सब के पास सिर्फ एक ही होप थी, वो थे सिर्फ गॉड, कि गॉड को प्रे करना। Don't be so upset even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger. उन सब ने उसको सहानुभूति के दे के कहा कि कोई बात नहीं, अपसेट मत हो, सब कुछ गलत हो चुका है, पता है तुमको लॉस हो चुका है, सबको लॉस हो चुका है, लेकिन रिमेम्बर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो लैंचो ने भी कहा कि दैट्स व्हाट दे से, कि कोई भी भूखा नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, और पूरी रात वो सिर्फ एक ही चीज सोचता रहा कि
एक ही चीज के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, कि गॉड की हेल्प लेके वो कुछ करे और उसको उसकी फैमिली भूखी ना मरे. Lancho was an ox of man, working like an animal in the fields. Ox of a man means hard working man. Lancho was an hard working man. मतलब कि लैंचो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग आदमी था और वो अपनी फील्ड में उसने एक एनिमल की तरह मतलब बिल्कुल पागल होके जुनून के साथ काम किया था अपनी फील्ड में. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. पर फिर भी मतलब एक एनिमल की तरह अपने काम करता था, लेकिन बस फार्मिंग में था, लेकिन फिर भी उसको लिखना आता था. फिर द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच he himself would carry to the town and place in the mail. और फिर उस संडे एट डे ब्रेक मीन्स द टाइम इन द मॉर्निंग व्हेन डे लाइट फर्स्ट अपीयर्स. ये मैंने नीचे सब चीजों की मीनिंग लिख रखी है, हार्ड वर्ड्स मैंने पर्पल से हाईलाइट कर रखे हैं और ये मीनिंग है तो आप देख सकते हैं. तो डे ब्रेक मीन्स द टाइम इन द मॉर्निंग व्हेन डे लाइट फर्स्ट अपीयर्स. तो जब उस संडे मतलब बिल्कुल सुबह सुबह जब सनलाइट आती है तो उसने लेटर लिखना शुरू किया और उसने सोचा था कि वो खुद उसको टाउन में जाके उसको मेल में प्लेस कर देगा, मतलब उसको दे देगा उस मेल को. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. और वो लेटर लिख रहा था गॉड को. गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. तो वो अपनी स्टोरी बताने लगा कि गॉड ही उसने लिखा कि गॉड प्लीज हेल्प मी और मेरी फैमिली भूख मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखी मर जाएगी अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे. उसने लिखा कि सिर्फ मुझे 100 पैसोस, पैसोस इज द करेंसी ओवर देयर, सिर्फ मेरे को जैसे सेंट थी ना जैसे वहां पे भी, और पैसोस थोड़ी और वो थोड़ी बड़ी करेंसी, मतलब पैसोस भी करेंसी है वहाँ की, बस उनको कि मेरे को सिर्फ 100 पैसोस चाहिए और ताकि मैं मेरी जो फील्ड थी उनको वापस सो कर सकूं, मतलब उसको वापस उसमें क्रॉप उगा सकूं. और जब तक क्रॉप नहीं उगेगा जब तक हम हमारा खाने का खर्चा हो जाए. उसके बाद उसने अपनी पूरी ऐसी स्टोरी लिखी. ही रोट टू द गॉड ऑन द एनवेलप, और एनवेलप पे उसने लिख दिया कि टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड. और उसने उस लेटर को रखा और वो टाउन जाके उसने उसको जो मेल बॉक्स थी उसके अंदर डाल दिया. जैसे यहाँ लिखा है एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने उस पे स्टैंप लगाया और उसको उसमें डाल दिया. One of the employees, who was a postman and also helped at post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. और फिर वहाँ के जो एम्प्लॉय था या और जो वहाँ का मतलब एम्प्लॉय जो पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करता था, वो उसने लेटर देखा, पोस्टमैन था ना, तो उसने लेटर देखा और वो हंसते हंसते अपने मालिक के पास गया, मतलब जो बॉस था उनका, और उसको वो लेटर दिखाया. Never in his career as a postman he had known that address. और उसके पूरे करियर में उसने वो जो एड्रेस लैंचो ने उस पे लिखा था टू गॉड, तो वो उसने कभी नहीं देखा था, मतलब कोई, तो इसलिए वो काफी हंस भी रहा था. द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. जो पोस्ट मास्टर था वो काफी फैट और एमिएबल फेलो, एमिएबल मतलब फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, वो काफी फ्रेंडली और हम्बल और प्लीजेंट टाइप का आदमी था. वो भी एकदम से हंसने लगा. बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस, पर वो एकदम से सीरियस हो गया. टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. फिर उसने उस लेटर को टेबल पे रखा और फिर बोला कि व्हाट फेथ, मतलब क्या फेथ है उसकी गॉड में, और मैं काश मेरे पास भी इतनी फेथ होती गॉड के लिए. स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड. कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब कम्युनिकेशन बाय एक्सचेंजिंग लेटर्स विद समवन, मतलब जैसे सोचने लगा और ऐसे गॉड के साथ एक मतलब खुद वहीं खड़ा खड़ा वो बातें करने लगा गॉड के साथ. जैसे करते नहीं हम, मतलब अगर जैसे एक रिजल्ट होता है तो हम बोलते हैं प्लीज गॉड अच्छे मार्क्स दिला देना, तो वैसी बातें करने लगा. So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. अब वो मैंने बताया था जैसे कि आपको कि वो
एक काफी अच्छा और फ्रेंडली आदमी था। तो उसने जब उसकी जो लैंचो था उसकी फेथ देखी गॉड में, उसने सोचा कि वो एक आइडिया के साथ आया कि अब वो उस आदमी को निराश नहीं करेगा और उसकी जो फेथ है गॉड में वो तोड़ेगा नहीं। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill. But जब उसने उस लेटर को खोला तो it was evident, evident मतलब यहाँ देखो clearly seen और understood, मतलब वहाँ अच्छे से लिखा हुआ था कि अच्छे से उसने देखा या फिर समझ गया कि उसमें उसको आंसर, उस लेटर को उसको आंसर करने के लिए सिर्फ गुडविल इज फ्रेंडली या हेल्पफुल और कॉर्पोरेटेड फीलिंग्स और एटीट्यूड, मतलब सिर्फ वो गुडविल नहीं चाहिए पर इंक पेपर और गुडविल नहीं चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। तो अब जैसे उसने उसमें पैसे मांगे थे, तो अब उसको ने जब उसको देखा तो उसने देखा कि अब इसका रिप्लाई हम ऐसे लिख के या फिर गुडविल से नहीं कर सकते, हम इसको इसके लिए मनी चाहिए होगा। पर जो उसने रेजोल्यूशन लिया था, रेजोल्यूशन इज अ firm डिसीजन टू डू और टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, मतलब उसने रेजोल्यूशन लिया था कि वो उसकी हेल्प करेगा करेगा। तो फिर उसने सोचा कि नहीं, मैंने रेजोल्यूशन लिया है तो मैं उसकी हेल्प करूंगा। तो उसने उसके जो एम्प्लॉयज थे जो उसके साथ काम करते थे उनसे भी मनी मांगा और ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने भी अपना जो सैलरी का पार्ट था उसमें से भी वो डोनेट किया। और सेवरल फ्रेंड्स फॉर हिज वर ऑब्लिक टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। ऑब्लिक मतलब ग्रेटफुल, उसने जब उसके फ्रेंड से मांगा तो उसके काफी सारे फ्रेंड्स ग्रेटफुल भी थे, ताकि गिफ्ट फॉर मतलब उन्होंने वो दिया तो फिर वो फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, वो ग्रेटफुल थे देने के लिए फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी तो आपको पता हो मतलब दान देना। तो वो काफी खुश थे देने में, मतलब उसके फ्रेंड्स ऐसा नहीं था कि नहीं हम नहीं देंगे, पर वो काफी खुश हुए और मतलब ग्रेटफुल थे कि वो ऐसे किसी की मदद कर पा रहे थे। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. तो अब उसके लिए इम्पॉसिबल था 100 pesos का वो करना, तो इम्पॉसिबल था क्योंकि वो काफी ज्यादा होता है। पर उसने इतना हाफ, अब लिटिल मोर देन हाफ, उसने हाफ से थोड़ा ज्यादा इकट्ठा कर लिया था। उसने वो उसको दे पाया था, हाफ से ज्यादा इकट्ठा कर लिया था। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लैंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। अब उसने वो जो मनी था वो एक लेटर में लिखा, मतलब रखा, और उसने जो लैंचो का एड्रेस था उस पे उसका एड्रेस लिख दिया, मतलब एड्रेस किया उसको। और फिर उसमें सिर्फ एक चीज लिखी, गॉड, बाकी कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लिख दिया गॉड। The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. और अब इस संडे लैंचो थोड़ा जल्दी आ गया पोस्ट ऑफिस में, जैसे मतलब इतनी जल्दी नहीं हुआ था क्योंकि उसको भी था कि गॉड ने मेरी हेल्प की होगी या फिर नहीं, तो मतलब एक्साइटमेंट और थोड़ा दुखी भी था ना, तो इसलिए वो जल्दी आ गया। और उन्होंने पूछा कि क्या मेरे लिए कोई लेटर है। तो इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। तो अब जो पोस्टमैन था जिसको पहले लेटर मिला था उसने खुद उसको जाके वो लेटर दिया। और जो पोस्ट मास्टर था जिसने उसकी कंटेंटमेंट मतलब है कि सेटिस्फैक्शन, कि जो उसने उसके लिए जो किया था तो फिर अब वो उसकी सेटिस्फाइंग सेटिस्फैक्शन ले रहा था कि उसने कोई अच्छा काम किया है, गुड डीड। तो अब फिर वो अपने ऑफिस से वो भी खड़ा होकर देख रहा था। Lancho showed not the slightest surprise on seeing the money. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। जब लैंचो ने अंदर खोला उस लेटर को और जब मनी देखा तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो अगर वो ऐसे करता और फिर वो देखता तो वो काफी सरप्राइज होता, जैसे हम में से कोई भी होता। क्योंकि हम कोई वैसे हम मानते नहीं कि सच में गॉड ने दिया है, गॉड कैसे दे सकते हैं, लेकिन उसने बिल्कुल भी उसको सरप्राइज नहीं हुआ कि उसके अंदर मनी था। और इसलिए उसको इतनी फेथ थी उसके अंदर गॉड के लिए, इतना कॉन्फिडेंस था। But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake. पर जब उसने देखा कि मनी को जब उसने गिना तो उसने
देखा, क्योंकि वो मनी थोड़े कम थे, आधे से थोड़े ज्यादा थे, 100 pesos, तो वो कर नहीं पाया था। तो उसके बाद उसने बोला गॉड कुड नॉट मेड अ मिस्टेक, कि गॉड मिस्टेक नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही उन्होंने जो उसने मांगा था वो उसके लिए मना किया होगा गॉड ने। तो इमीडिएटली लैंचो वेंट up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write, with much wrinkling on his brow, caused by the effort he had to make to express his idea. अब लैंचो काफी गुस्सा हो गया उस लेटर को देख के, और क्योंकि उसमें कम पैसे थे, और उसने बोला कि भगवान तो गलती नहीं कर सकते, गॉड गलती नहीं कर सकते, और ना ही वो मतलब ऐसा कर सकते कि वो मेरे को जो मैंने उनसे मांगा है वो ना दें। तो इसलिए फिर जल्दी वो ऊपर गया विंडो के पास, और उसने एक पेपर इंक लेके जो पब्लिक राइटिंग टेबल होती है उस पे उसने लिखना चालू किया, विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो। रिंकलिंग मतलब मेक और कॉज लाइंस और फोल्ड्स, मतलब उसके जो सर पे फोल्ड नहीं पड़ जाते जब सर पे कुछ, जैसे हम टेंस होते हैं फिर स्ट्रेस्ड या फिर कुछ वैसा काम कर रहे होते हैं तो हमारे माथे भी पड़ जाते हैं, तो वैसी वो लाइंस होती हैं। और ब्रो मतलब अ पर्सन फोरहेड, तो उसकी भी फोरहेड पे वैसी मतलब लाइंस आ गई थी, क्योंकि वो काफी एफर्ट अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए काफी एफर्ट लगा रहा था, तो काफी वो गुस्सा था कि मेरे साथ क्या हुआ। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. और फिर जब जैसे ही उसने लिखना फिनिश किया, वो सीधा गया विंडो के पास, और उसने वहां से एक स्टैम्प लिया और उसको मतलब लिक्ड मतलब उस पे तो मतलब थोड़ा सा अपना सलाइवा लगाया, उसको लगाया और उसको सलाइवा लगाया और उसको उससे एफिक्स मतलब स्टिक या अटैच, उसको उससे चिपका दिया, एनवेलप से चिपका दिया, सलाइवा से सलाइवा से उस पे लगाया, उसको रखा और उस पे ऐसे ब्लो ऑफ फिस्ट मतलब उस पे ऐसे घूसा मार के उसको से उस पे चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन। जैसे ही लैंचो ने उसको मेल बॉक्स में डाला, वो जो पोस्ट मास्टर था वो गया उसको ओपन किया। फिर उसमें लिखा था कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। गॉड, जो मैंने आपसे 100 pesos मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 pesos मेरे पास पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। पर आप प्लीज मेरे को बाकी के भी बचे हुए भेज दो, क्योंकि मेरे को उसकी बहुत जरूरत है। But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks, Sancho। उसके बाद उसने बोला पर क्या कहते हैं, प्लीज मेरे को उसके साथ मत भेजना, मेल से मत भेजना मेरे पैसे, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है ना वो बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब बंच तो आपको पता होगा, बंच ऑफ क्रूक्स इज डिसऑनेस्ट और स्पेशली पीपल हु स्टील मनी। ये जो लोग मतलब मनी को चुरा लेते हैं या फिर जो डिसऑनेस्ट होते हैं ना, जैसे उसने सोचा कि ये जो पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स हैं इन्होंने तो 30 पैसों है वो निकाल लिए होंगे और अपने पास रख लिए होंगे, बाकी 70 मेरे पास दे देंगे, क्योंकि गॉड तो मिस्टेक नहीं कर सकते या फिर गॉड कम नहीं देते। तो अब देखो कि जैसे जिन्होंने उसकी हेल्प की वो उन्हीं के से गुस्सा हो गया और उन्हीं के लिए गंदा लिखने लग गया। तो इसी से चैप्टर एंड होता है। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा कि काफी फनी भी था चैप्टर की एंडिंग, और काफी अलग भी थी, क्योंकि जिसने उनकी हेल्प की, अब जिसने उस लैंचो की हेल्प की अब उसी से गुस्सा हो गया और मतलब क्या क्या बोल रहा था उसको। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।